हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों, ये आपके लिए वर्कशीट रहेगी और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों आपके लिए काफ़ी इजी है और ये आपका पार्ट 2 है, व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और टॉपिक क्या रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरह से व्यापार करने के लिए भारत में आई और किस तरह से यहाँ पर जो है एक मालिकाना हक उसने प्राप्त कर लिया। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। बात करते हैं, मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। ठीक है, इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। तो औरंगजेब जो है मुगल बादशाहों में सबसे आखिरी जो है शक्तिशाली बादशाह थे और उनकी मृत्यु के बाद जो है अपनी क्षेत्रीय रियासतें जो है वो कायम कर ली थी सूबेदारों ने। और उसके बाद अंग्रेज जो है वो एक नई ताकत के रूप में उभरने लग गई थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे थे। यानी सबसे पहले अंग्रेज जो है वो एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में उन्होंने भारत में अपने कदम रखे और धीरे धीरे उन्होंने देश की सभी नीतियों पर यानी देश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी, तो कंपनी कौन सी थी बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर जो है, जो इजाजतनामा जिसको हम कहते हैं चार्टर, वो हासिल कर लिया। इस चार्टर के अनुसार क्या था कि कंपनी जो है वो पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब क्या होता है, केवल एक व्यक्ति का ही अधिकार, यानी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था पूरब में व्यापार करने का, तो उनको वह एकाधिकार मिल गया। यानी इंग्लैंड की और कोई कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ये उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। ठीक है, तो सस्ती चीज़ें जो है खरीदकर और उन्हें फिर यूरोप में महंगी कीमत पर बेचने की इजाज़त उनको थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब में बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। तो यानी और जो यहाँ पर इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वो तो होड़ नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी जो देश थे जैसे फ्रांस है, डच हैं, पुर्तगाल हैं, ठीक है, उनको आने से ये नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। ठीक है, यानी जब तक जो है इंग्लैंड के जहाज़ वहाँ पर पहुँचे तब तक पुर्तगालियों ने गोवा जो है उसको अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। तो यूरोप के बाज़ारों में ये सभी चीज़ें जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी। तो क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है आपस में कंपटीशन के कारण क्या हुआ कि इन वस्तुओं की कीमत जो है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी और मुनाफा क्या हो गया, घटने लग गया। बाजार पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाई शुरू करवा दी। ठीक है, तो यानी एक तरह से कंपटीशन हो गया जिससे उनके बीच में क्या हो गया, कंपनी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। तो धीरे धीरे उन्होंने जो बस्तियां थी उनको एक तरह से पूरी तरह से एकाधिकार करके कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा और राज्य का मुनाफा होने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से जो पहले ही दुखी थे, तो यानी उनका राजस्व जो है वो कम होने लगा था और जिसके कारण उनका जो टकराव है वो वहाँ के जो शासक थे उनसे भी, जो क्षेत्रीय शासक थे, सूबेदार थे, उनसे भी उनका टकराव वहाँ पर होने लगा। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। तो देखिए बंगाल के सूबे से आप समझेंगे 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई
जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर एक फैक्ट्री शुरू की गई, इंग्लिश फैक्ट्री, जहाँ पर जो है जो चीज़ें उनको यूरोप भेजनी होती थी वो निर्यात जो होता था चीज़ों का वो वहाँ पर रखी जाती थी, जमा की जाती थी। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। तो जैसे जैसे व्यापार जो है वो बढ़ने लगा तो कंपनी ने क्या किया, जो सौदागर थे, जो व्यापारी थे, जो चीज़ें इकट्ठी करके उनको निर्यात के लिए देते थे, तो उनको वहीं पर आसपास बसने के लिए उनको प्रेरित किया। और 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, यानी धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। यानी यहाँ पर निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने जितना हो सकता था वो अपना प्रचार प्रसार जो है वो कर रहे थे, और जो ज़मीनें थी, जो लोग थे, उनके ऊपर अपना एकाधिकार जो है वो कर रहे थे। उसके बाद 3 गांव की जमींदारी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकाता था, ठीक है, जो बाद में कलकत्ता और अब जो है उसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। यानी अब उन्होंने औरंगजेब से जो है एक फरमान भी ले लिया, जिसके अनुसार उनको कर जो है चुकाना, यानी शुल्क जो देते थे वो भी अब उनको देने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, तो यानी यह अधिकार मिला तो केवल कंपनी को था, लेकिन जो कंपनी के ऑफिसर थे, ठीक है, वो निजी व्यापार के लिए भी उन्होंने भी शुल्क चुकाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी अब यहाँ से उनकी धीरे धीरे तानाशाही वो जो है शुरू हो गई, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। अब वो जो है कर नहीं देते थे और व्यापार भी इतना ज़्यादा करते थे, जिसके कारण जो है राजस्व वसूली कम हो गई, और नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। ठीक, अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। हम कंप्लीट वर्कशीट समझ चुके हैं, तो आप इजीली इनको कर सकते हो। तो आइए बेटा 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? तो आंसर क्या रहेगा, इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, कंपनी सस्ते दामों पर चीज़ों को खरीद कर महंगे दाम पर बेच सकती थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, यूरोपीय भारतीय व्यापारी किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो जो बारीक सूती कपड़ा है, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब जो है जो यूरोपीय व्यापारी थे वो भारत से लेकर यूरोप में बेचना चाहते थे। इनकी डिमांड वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, और जिसके कारण मुनाफा जो है वहाँ पर कम होने लगा। प्रश्न 3 है, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र के में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। एकाधिकार क्या होता है? चीज़ों के ऊपर एक अधिकार, यानी केवल एक का ही अधिकार हो जाना, वो एकाधिकार कहलाता है। तो एकाधिकार हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। एकाधिकार होने से हम तुलना नहीं कर पाते कि कौन ठीक है कौन गलत है। जिसका एकाधिकार है उसी के अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हमने अपने आसपास गौर किया होगा कि केवल एक होटल, एक डॉक्टर या एक बैंक रहने पर इन्हें भी अपने ग्राहकों पर पूर्ण एकाधिकार हो जाता है, जिस कारण हमें मजबूरी में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो एक होटल है, वहीं पर वही एक ही होटल है, तो वहीं के लोगों के ऊपर एक तरह से उसका एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, हम तुलना नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो हमें मजबूरी में जो है उसको जो है ज़्यादा पैसे देकर और उसकी जो सुविधाएं हैं वो लेनी पड़ती हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बच्चों क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।